हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि आज यूपीएससी प्रीलिम 2023 था और इसमें कई क्वेश्चंस जो थे इंडियन पॉलिटी से पूछे गए हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन एक था, ये सेट डी है, और सेट डी में जो पहला क्वेश्चन था उसमें कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट्स फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो क्वेश्चन का करना क्या है, इसमें से पूछ रहा है कि विच हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसमें से ऊपर जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कौन सा करेक्ट है। तो अगर हम लोग देखें स्टेटमेंट 1, तो ये स्टेटमेंट क्या सही है। तो इसके लिए अगर हम लोग को देखना होगा तो हम लोग को रेफ़र करना होगा आर्टिकल 355। तो आर्टिकल 355 में अगर देखिएगा तो यहाँ कहा गया है कि ये यूनियन का ड्यूटी है कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे। किससे प्रोटेक्ट करें, तो यहाँ दो चीज़ों से के बारे में कहा गया है कि एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करें एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस से, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस से जो प्रोटेक्ट करना है ये यूनियन की ड्यूटी है एज़ पर द आर्टिकल 355। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब चले आते हैं हम लोग दूसरे स्टेटमेंट की तरफ कि क्या ये सही है। इसमें कहा जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट्स फ्रॉम प्रोवाइडिंग लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो याद कीजिए, अगर हम लोग आर्टिकल 22 को देखें अगर हम लोग, तो आर्टिकल 22 में अरेस्ट और डिटेंशन से प्रोटेक्शन कहा गया है। तो वहाँ पर प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में कहा गया, यानी कि किसी को अरेस्ट किया जाता है तो उस वक्त उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत अगर किसी को अरेस्ट किया जाता है तो लीगल काउंसिल वगैरह प्रोवाइड करने के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट जो है उसमें कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस। एक्चुअली यही इसका सबसे बड़ा जो कंट्रोवर्शियल पार्ट किया था कि नॉर्मली होता है कि मैजिस्ट्रेट के सामने कन्फेशन दिया जाता है। तो इसमें कहा गया था तो पोटा एक्ट में कि पुलिस के सामने भी एविडेंस दिया जाएगा, कन्फेशन को एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 3 जो है वो स्टेटमेंट 3 भी क्या है, स्टेटमेंट 3 इज ऑल्सो रॉन्ग। अब पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें से अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक स्टेटमेंट सही है, यानी कि ओनली वन विद द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लेते हैं हम लोग कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन होता है उसके संपर्क में पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है, हम लोग उसको देख लेते हैं। इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया कि हाउ मेनी एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट में क्या कहा गया है। तो इसमें कहा गया है द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। सबसे पहले चीज़ है कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद देखिए क्या पूछा गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज़ द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो इसके लिए हम लोग देख सकते हैं कि मेथड जो होता है कैलकुलेशन ऑफ द वोट ऑफ एमएलए, इसमें है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उसको डिवाइड किया जाता है इलेक्टेड मेंबर्स एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1/1000। यानी कि ये जितना बड़ा होगा हमारा ये संख्या क्या होगा, वो उतना ही छोटा होगा। यानी कि ये जो स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली हायर इज़ द वैल्यू ऑफ ईच एमएलए, तो ये क्या आ गया, ये स्टेटमेंट भी गलत स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ केरला। यानी कि ये तो बहुत कन्फ्यूज़न है, अगर जिसको मालूम होगा वही इसको आंसर दे सकता है। तो इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन देखें तो केरला एंड
मध्य प्रदेश के में कंपेयर किया जा रहा है। तो देख लेते हैं हम लोग केरला कहाँ है। तो केरला के बारे में अगर देखिएगा तो ये रहा केरला। केरला का वोट वैल्यू कितना है 21,280। और मध्य प्रदेश का कितना है, तो मध्य प्रदेश का देखिएगा तो 30,130। यानी कि दोनों क्या है, तो हम लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो वोट वैल्यू कितना है, मध्य प्रदेश का अगर देखिए हम लोग तो ये है 30,130। और केरला का कितना है, तो केरला का देखिए 21,280। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है, दिस स्टेटमेंट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अगला सवाल है, अगला स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर दैन डैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो पुडुचेरी का कितना है, तो पुडुचेरी का देखिए 480 है। एंड अरुणाचल प्रदेश का अगर हम लोग देखें तो अरुणाचल प्रदेश का भी 480 है। यानी कि ये स्टेटमेंट जो है क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो है, इस आंसर का अगेन ओनली 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है कि फ्लैग कोड ऑफ 2002 में जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया बनाया गया था उसके तहत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट 1 है और एक स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि वन ऑफ द स्टैंडर्ड साइज ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 600 mm इंटू 400 mm। एक्चुअली ऐसा कोई भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में साइज नहीं बताया गया है। उसमें कहा गया है कि एनी ऑफ द साइज हो सकता है, बट क्राइटेरिया ये दिया गया है कि फ्लैग का जो हाइट एंड लेंथ एंड विड्थ जो होगा उसका रेशियो मस्ट बी 3:2। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ऐसा कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं है, एनी साइज हो सकता है। यानी कि हम लोग इसके लिए आसानी से बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। यानी कि डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 में कहा जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट वैल्यूज़ अमंग सिटीजन। तो ये स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है कि 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप अ ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर BR अम्बेडकर टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी जो फॉर्म किया गया था डैट वाज फॉर्म्ड ऑन 29 अगस्त 1947। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सॉरी, तो राइट आंसर इज सी। इसके बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने भी कहा था कि यहाँ देखिए विशेष तौर पर वेबसाइट पर उनके कहा गया है कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, टू प्रोमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ अमंग सिटीजन। बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया क्योंकि प्रिजन से आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। फिर वहाँ के जो एक और मिनिस्टर थे जो प्रिजन मंत्री थे सत्येंद्र जैन, उनको भी अरेस्ट किया गया था। तो ये खबरों में बहुत ज़्यादा था। फिर गुजरात में भी कुछ लोगों को रिहा किया गया था। इसमें पूछा गया, स्टेटमेंट 1 में कहा गया है कि इन इंडिया प्रिजन्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट with their own rules and regulation for day एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला स्टेटमेंट जो है, इन इंडिया प्रिजन्स आर गवर्न्ड बाय द प्रिजन एक्ट 1894 विच एक्सप्रेसली kept the subjects of prison in the control of provincial government। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड ये हम लोग कह सकते हैं कि हाँ यस
इट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। बट यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन भी हो सकते हैं कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, बट हम लोग इसको ए को कंसिडर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बिकॉज इफ़ यू हैव द आइडिया अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन you can understand why it is necessary, why this question is important। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हम लोगों को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है किसी देश के लिए, देयर मस्ट बी सम पर्पज़ बा देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट यहाँ पूछा गया कि व्हाट वाज द चीफ पर्पज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री। स्टेटमेंट ए अगर हम लोग पढ़ें तो देखिए, तो इट डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द मेकिंग ऑफ नेसेसरी लॉज। ऑब्वियसली नेसेसरी लॉ ये भी सही हो सकता है। इट इनेबल्स द क्रिएशन ऑफ पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड गवर्नमेंट। हम लोग के यहाँ जो भी पोस्ट हैं उनका जिक्र जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन में होता है, तो ये भी ज़रूरी है। फिर देखिए लिखा गया कि डिफाइंस द लिमिट्स एंड पावर ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी सही है। इट सिक्योर सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड सोशल सिक्योरिटी। तो सोशल सिक्योरिटी हो ये ज़रूरी नहीं है, बट बाकी तीनों जो ऑप्शंस है वो बहुत काफ़ी करीब है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है एक्चुअली ये गवर्नमेंट को लिमिट करता है कि आपका पावर क्या है, सिटीजन्स का पावर क्या है। बाकी जो संस्थाएं हैं गवर्नमेंट की उनके पावर एंड फंक्शंस को डिफ़ाइन करते हैं, उनके पावर एंड फंक्शन को उसमें क्लैरिटी के साथ बताया जाता है, यानी कि सी शुड बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें कहा गया है कि इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाज वाइडली believed to be enacted to overcome the judicial interpretation of the fundamental rights। तो हम लोग का जो पहला अमेंडमेंट ही जो था वो एक्चुअली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखिएगा कि वहाँ फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में ही, मैंने फर्स्ट अमेंडमेंट जो है जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था उसी को एक तरह से चेंज करने की कोशिश थी। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, और ये कहा गया है कि इन एसेंस व्हाट डज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन। ड्यू प्रोसेस क्या होता है? दो हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यानी कि दो प्रिंसिपल होता है, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और एक होता है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 में हम लोग देखते हैं कि उसमें का जिक्र आता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन प्रिंसिपल है, अमेरिका से ये वहाँ के सुप्रीम कोर्ट इस पर फंक्शन करते हैं। तो ये होता क्या है? क्या ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है? क्या ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है? तो ये तो पहला ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ है नहीं है। फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है या नहीं? इक्वालिटी बिफोर ऑल लॉ है कि या नहीं? तो ये हो सकता है हम लोग देख से लेते हैं कि एक्चुअली ये होता क्या है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है इज ए रिक्वायरमेंट दैट लीगल मैटर्स टू बी रिजॉल्व्ड अकॉर्डिंग टू एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रिंसिपल एंड दैट इंडिविजुअल्स बी ट्रीटेड फेयरली, यानी कि इंडिविजुअल्स को फेयरली ट्रीट किया जाए, यही होता है। एंड ड्यू प्रोसेस इज एप्लीकेबल टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स, यानी कि इट इज़ ऑल अबाउट फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो इसको अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट जितना अच्छा होगा क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जो चैप्टर होता है वहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यानी कि हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन है इसका आंसर देना है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये अगर देखें हम लोग तो इसका जिक्र कहाँ है? इसका जिक्र जो है आर्टिकल 338 में है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल लॉ कमीशन ये ना तो स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया हुआ संस्था है।
नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेडरेशल कमीशन जो है ये कंज्यूमर एक्ट 1986 के तहत एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि ऊपर में अगर हम लोग देखें तो सिर्फ एक आंसर होगा, यानी कि ओनली वन। दिस इज द राइट आंसर। अगला चले जाते हैं हम लोग कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और जवाब क्या देना है कि हाउ मेनी ऑफ द एबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी कि जो करेक्ट है वो हम लोगों को बताना है। सबसे पहला स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा गया है। इफ़ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, all acts done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision become invalid, before the date of decision become invalid। क्या ये सही है? तो सबसे पहला कि अगर हम लोग वो आर्टिकल पढ़ें तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, क्योंकि वो इनवैलिड नहीं होता है, वो वैलिड रहता है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें कहा गया है द इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट सम लेजिस्लेटिव असेंबली हैव बीन डिसॉल्व्ड। तो क्या ऐसा अगर कुछ होगा तो क्या पोस्टपोन किया जा सकता है? तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि पोस्टपोन नहीं किया जाएगा, वैकेंसी होने पर भी इलेक्शन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट of India, the Constitution prescribes time limits within which she or he has to declare his or her assent। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि देयर इज नो टाइम लिमिट, यानी कि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि नन ऑफ द एबव इज़ द राइट आंसर, क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। अगला अगर क्वेश्चन देखें हम लोग कि विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। व्हेन द लोक सभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू द राज्य सभा इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। When the Lok Sabha transmit money bill to the Rajya Sabha, it cannot amend or reject the bill. It can only make recommendation. In the case of disagreement between the Lok Sabha and the Rajya Sabha, there is no joint sitting for money bill, but a joint sitting become necessary. तो become necessary ऐसा कुछ नहीं है, आंसर जो है वो है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग शेड्यूल्ड एरियाज, बट ये शेड्यूल्ड एरिया 5th शेड्यूल या 6th शेड्यूल ऐसा नहीं कहा गया है, और यहाँ पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ऊपर का वो करेक्ट है। तो विद इन अ स्टेट नोटिफिकेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज टेक प्लेस थ्रू एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर्मिंग द शेड्यूल्ड एरिया इज़ द डिस्ट्रिक्ट एंड द लोएस्ट इज़ द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। The Chief Minister of the concerned states are required to submit annual reports to Union Home Minister। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर को नहीं, गवर्नर ऑफ द स्टेट जो होते हैं उनको सबमिट करना होता है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ओनली 2, दैट इज बी इज़ द राइट आंसर। यू कैन ज्वाइन फॉर WBCS classes for Indian economy and politics. You may contact me on the given number। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कुछ जजमेंट में ये कहा है कि जो रिजर्वेशन जो दिया जाता है अंडर आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 वुड बी लिमिटेड बाय आर्टिकल 335 फॉर मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी। तो जी हाँ, ये इफिशियंसी के लिए ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। फिर है स्टेटमेंट 2 कि आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस द टर्म एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक्चुअली यहाँ पर डेफिनेशन नहीं है, जस्ट वहाँ पे मेंशन किया गया है। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो क्या है, इनकरेक्ट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंडियन पॉलिटी के। ऑल द बेस्ट फॉर योर future exams. Thank you.